अब एक बहुत सिंपल सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। आप अपनी आंखें बंद कीजिए और सोचिए कि अगर यही घटना किसी कमजोर अफ्रीकी देश में नहीं बल्कि किसी यूरोपीय देश में होती। सोचिए अगर फ्रांस के राष्ट्रपति को रात में उठाकर हथकड़ी पहनाकर दुनिया के सामने घुमाया जाता। सोचिए अगर जर्मनी के चांसलर की आंखों पर पट्टी बांधकर तस्वीरें डाली जाती। क्या दुनिया चुप रहती? क्या मीडिया इसे जस्टिस कहता? क्या इसे लोकतंत्र की जीत बताया जाता? नहीं, उसे किडनैपिंग कहा जाता, उसे इंटरनेशनल क्राइम कहा जाता, उसे युद्ध की घोषणा माना जाता। लेकिन जब वही काम किसी कमजोर देश के साथ होता है तो अचानक शब्द बदल जाते हैं। तब उसे कहा जाता है नेसेसरी एक्शन, स्ट्रेटेजिक मूव, रिस्टोरिंग डेमोक्रेसी। यही वो हाइपोक्रेसी है जिसे पूरी जियोपॉलिटिक्स चलती है। और इसी हाइपोक्रेसी की वजह से आपको इस कहानी को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि ये कहानी किसी एक देश की नहीं है। ये कहानी उस सिस्टम की है जिसमें ताकतवर तय करता है कि सही क्या है और गलत क्या है। कानून यहाँ कोई भगवान नहीं है, कानून यहाँ एक औजार है जिसे जब चाहा निकाला, जब चाहा वापस रख दिया। और वेनेजुएला के साथ जो हुआ वो इसी औजार का सबसे नंगा इस्तेमाल है। अब जरा उस शांति पर ध्यान कीजिए जिसके साथ सब कुछ हुआ। ना कोई सिविल वॉर, ना सड़कों पर टैंक, ना टीवी पर लाइव बमबारी। बाहर से देखने वाले को लगा कि अरे ये तो बहुत स्मूथली हो गया। लेकिन राजनीति में स्मूथनेस सबसे खतरनाक चीज होती है। स्मूथनेस का मतलब होता है कि रेजिस्टेंस पहले ही खत्म कर दी गई थी, और रेजिस्टेंस खत्म करने के लिए गोली जरूरी नहीं होती, उसके लिए डर, भूख और लालच काफी होते हैं। पिछले कई सालों से वेनेजुएला के बारे में एक ही नैरेटिव बनाया जा रहा था। लगातार बताया जा रहा था कि देश गरीब हो रहा है, लोग भूखे हैं, अर्थव्यवस्था टूट रही है, सरकार फेल हो चुकी है। अब ध्यान दीजिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वहां कोई समस्या नहीं थी, समस्याएं थी। लेकिन सवाल यह है कि वो समस्या पैदा कैसे हुई। जब किसी देश पर सालों तक कड़े प्रतिबंध लगाए जाए, जब उसे दवाइयां खरीदने से रोका जाए, जब उसे अपना तेल खुले बाजार में बेचने न दिया जाए, तब उस देश की अर्थव्यवस्था गिरेगी। फिर उसी गिरावट को दिखाकर कहा जाए कि देखो सरकार फेल हो गई। ये ठीक वैसा ही है जैसा पहले किसी का गला दबाओ फिर बोलो कि ये सांस क्यों नहीं ले पा रहा। यहीं पर अमेरिका की असली रणनीति समझ में आती है। वो पहले किसी देश को सीधे मारता नहीं है, वो पहले उसे कमजोर करता है, धीरे धीरे चुपचाप। बाहर से ऐसा लगता है कि कुछ हो ही नहीं रहा, लेकिन अंदर से पूरा सिस्टम खोखला किया जा रहा होता है। और जब सिस्टम अंदर से टूट जाता है तब एक हल्का सा धक्का भी काफी होता है। यही कारण है कि जब आखिरी एक्शन हुआ तो सब कुछ बहुत आसान लगा। अब जरा सेना की भूमिका को और गहराई से समझिए। हम अक्सर फिल्मों में देखते हैं कि सेना एक सॉलिड ब्लॉक होती है, सब एक साथ सोचते हैं, एक साथ लड़ते हैं। असल जिंदगी में सेना भी इंसानों से बनी होती है, और इंसान डरता है, इंसान अपने परिवार के बारे में सोचता है, इंसान अपने भविष्य की सिक्योरिटी देखता है। जब किसी जनरल को ये एहसास दिलाया जाए कि अगर वो लड़ा तो वो इतिहास में हीरो नहीं बल्कि वार क्रिमिनल कहलाएगा, तो अगर नहीं लड़ा तो वो अपनी बाकी जिंदगी आराम से बिता सकता है। ये फैसला बहुत लोग देश के पक्ष में नहीं लेते। यही वो पल होता है जहां राष्ट्रवाद भाषणों में रह जाता है और प्रेगमेटिज्म फाइलों में जीत जाता है। और यहीं पर एक और खतरनाक चीज होती है, साइलेंस। जब बड़े लोग चुप रहते हैं तो छोटे लोग डर जाते हैं, जब जनरल चुप रहते हैं तो सैनिक कंफ्यूज हो जाते हैं, और जब कंफ्यूजन फैलता है तो कोई गोली नहीं चलती। यही वजह है कि आपको कोई ड्रामेटिक बैटलफील्ड नहीं दिखा। असली जंग उससे बहुत पहले जीत ली गई थी। अब जरा अमेरिका के इंटेंशन को और गहराई से खोलते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि ये सब ट्रंप की वजह से हुआ या CIA की वजह से हुआ, लेकिन ये आधी सच्चाई है। असल में सिस्टम की वजह से हुआ। अमेरिका का सिस्टम ऐसा बना हुआ है कि उसे लगातार अपने दबदबे को बनाए रखना होता है। डॉलर सिर्फ एक करेंसी नहीं है, डॉलर एक हथियार है। जब तक पूरी दुनिया डॉलर इस्तेमाल करती है तब तक अमेरिका को अपनी इकोनॉमी के लिए ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। वो कर्ज में भी राजा बना रहता है। अब सोचिए कि अगर ये सिस्टम टूटने लगे तो क्या होगा। अगर दुनिया बोले कि हम अपने व्यापार के लिए डॉलर नहीं लेंगे, हम अपनी करेंसी में करेंगे, तो अमेरिका का सबसे बड़ा एडवांटेज खत्म हो जाएगा। यही वजह है कि पेट्रो डॉलर अमेरिका के लिए धर्म की तरह है। तेल अगर डॉलर में बिकता है तो सब ठीक है, जैसे ही कोई देश इस व्यवस्था को चैलेंज करता है वो खतरा बन जाता है, वो तानाशाह बन जाता है, वन स्टेबल कहलाने लगता है। और यहाँ पर वेनेजुएला की सबसे बड़ी गलती सामने आती है। उसने विकल्प ढूंढने शुरू किए, उसने दूसरे देशों से रिश्ते बढ़ाए, उसने दिखाने की कोशिश की कि दुनिया सिर्फ एक पावर के इर्द गिर्द नहीं घूमती। और यही बात उस पावर को सबसे ज्यादा चुभती है, क्योंकि साम्राज्य हथियारों से नहीं डर से चलता है, और डर तभी तक काम करता है जब तक कोई विकल्प ना दिखे। अब सोने की कहानी को और खोलते हैं, क्योंकि वो हिस्सा है जो अक्सर डेलिबरेटली पीछे रखा जाता है। सोना सिर्फ एक मेटल नहीं है, सोना ट्रस्ट का प्रतीक है। जब करेंसी पर भरोसा हिलता है तब लोग सोने की तरफ भागते हैं। अमेरिका जानता है कि आने वाले समय में करेंसी पर सवाल उठने वाले, ऐसा में फिजिकल गोल्ड सबसे बड़ा इंश्योरेंस है। और जिस देश के पास ज्यादा गोल्ड होगा वो आने वाले झटकों को बेहतर तरीके से झेल पाएगा। वेनेजुएला के गोल्ड रिजर्व्स इस लिहाज से बहुत टेम्पटिंग थे। ये कोई आइडियोलॉजी की लड़ाई नहीं है थी, ये फ्यूचर प्रिपरेशन थी। अब मिनरल्स वाली परत को और गहराई से समझिए। लिथियम, कॉल्टन, रेयर अर्थ, ये आज के दौर का तेल है। फर्क सिर्फ इतना है कि ये हेडलाइंस नहीं बनते, ये क्वाइटली कॉन्ट्रैक्ट्स में जाते हैं, सप्लाई चेन में जाते हैं और आने वाले दशकों की टेक्नोलॉजी तय करते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, बैटरीज, डिफेंस सिस्टम, सब कुछ इन पर डिपेंड करता है। और जिस देश के पास ये रिसोर्सेस हैं वो सिर्फ अमीर नहीं बल्कि पावरफुल होता है। यही वजह है कि कॉर्पोरेट इंटरेस्ट और जियोपॉलिटिक्स आज एक दूसरे से अलग नहीं है। सरकारें दिखती है लेकिन पीछे बोर्ड रूम्स होते हैं।
अब साइबर अटैक पर एक बार फिर लौटते हैं, क्योंकि ये भविष्य की सबसे बड़ी वार्निंग है। आज की दुनिया में अगर किसी देश की कम्युनिकेशन बंद हो जाए तो उसकी सेना कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, वो अंधी हो जाती है। बिना जीपीएस, बिना सिक्योर कम्युनिकेशन, बिना डेटा आप लड़ ही नहीं सकते। और ये सब रिमोटली किया जा सकता है। और यही वजह है कि आने वाली जंगें शायद टैंकों से नहीं, सर्वर से लड़ी जाएंगी। और जो देश इस रियलिटी को नहीं समझेंगे वो लड़ाई शुरू होने से पहले ही हार चुके होंगे। यहीं पर मैं एक छोटा सा पॉज लेना चाहता हूं। अगर आप सभी अभी भी यहां तक सुन रहे हैं तो इसका मतलब ये कि आप सिर्फ हेडलाइंस नहीं, पूरी पिक्चर्स देखना चाहते हैं। और ऑनेस्टली ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि ऐसी लंबी, अनकंफर्टेबल लेकिन जरूरी कहानियां आगे भी आती रहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डिस्कशन मेन स्ट्रीम नहीं है और मेन स्ट्रीम से बाहर की आवाजों को सपोर्ट चाहिए। अब आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन जल्दी नहीं, क्योंकि आखिरी हिस्सा सबसे भारी होता है। सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि वेनेजुला में क्या हुआ, सबसे बड़ा सवाल ये है कि इससे सबक क्या मिलता है। और सबक बहुत अनकंफर्टेबल है। पहला, दुनिया फेयरनेस पर नहीं चलती। दूसरा, इंस्टीट्यूशन उतने ही मजबूत होते हैं जितना पावर उन्हें बैक करती है। और तीसरा, अगर आप इंटरनली डिवाइडेड है तो बाहर से कोई आएगा ही। भारत जैसे देशों के लिए कहानी इसलिए ज्यादा अहम है क्योंकि भारत अक्सर खुद को मॉरल हाई ग्राउंड पर रखता है, लेकिन जियोपॉलिटिक्स में मॉरलिटी तभी काम आती है जब आपके पास ताकत हो, वरना मॉरलिटी सिर्फ भाषण बनकर रह जाती है। इतिहास बार बार यही दिखाता है कि जो देश अपनी सुरक्षा, अपनी टेक्नोलॉजी और अपनी इकोनॉमी को दूसरों पर छोड़ देते हैं वो देर सवेरे प्राइस चुकाते हैं। आज वेनेजुला ने वो प्राइस चुकाया है, कल कौन होगा ये कोई नहीं जानता, लेकिन इतना तय है कि जो देश इस कहानी से कुछ नहीं सीखेंगे वो इसे दोहराने के लिए मजबूर होंगे। और तब शायद उनके पास बोलने के लिए कोई मंच भी नहीं बचेगा। अब मैं आपसे आखिरी सवाल पूछता हूं कि आपको क्या लगता है, क्या ये सिर्फ एक देश की कहानी है या ये आने वाले समय की झलक है? और क्या भारत को इससे कुछ सीखने की जरूरत है? इसका जवाब आप कमेंट में लिखिए, क्योंकि जब सवाल नीचे से उठते हैं तभी ऊपर बैठे लोग अनकंफर्टेबल होते हैं और शायद यही डिस्कंफर्ट किसी बदलाव की शुरुआत होती है। वीडियो अगर सोचने पर मजबूर करे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। एक नए वीडियो के साथ आप सभी से जल्द मुलाकात होगी। धन्यवाद। जय हिंद।